जय हिंद दोस्तों। आप सभी के एग्जाम में अब मुश्किल से 2 वीक का समय यहाँ पर बचा हुआ है और इस 2 वीक में हम लोगों को केवल टू द पॉइंट और डेडिकेटेड चीजें ही पढ़नी है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना अच्छी खासी हो। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप सबने जून 2025 तक का करंट अफेयर्स इससे पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जुलाई से सितंबर 2025 तक का जो करंट अफेयर्स का अपडेशन है उसको हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट कर रहे हैं। निशान सर ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के उन 11 नए टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे जो कि आपके मैगजीन के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान से समझना, यहां से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं केवल उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिलेट करते हुए, याद कराते हुए और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपसे डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, देखो भाई, आज का जो आपका पहला टॉपिक है, हम लोग इस मैगजीन के अंतर्गत पेज नंबर 96 पर है, तो आप लोग पेज ओपन कर सकते हैं। यहां पर पहला टॉपिक दिया गया पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया किस स्कीम को, तो पीएम स्वनिधि स्कीम को। पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या, तो ध्यान से समझना, पीएम स्वनिधि स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। यह है क्या, तो जितने भी रेहड़ी दुकान लगाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने कोविड के पश्चात एक नया स्कीम स्टार्ट किया था, पीएम स्वनिधि योजना। इस स्कीम के अंतर्गत उनको बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे सो दैट कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। इसी का नया पुनर्गठन यहां पर किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान से आप लोग समझना, इस योजना के अंतर्गत जो ऋण की अवधि था, ठीक है, जो लोन का टेन्योर पीरियड था, वो 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाया गया है। कब तक के लिए, तो इसको 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या समझिएगा, इस पूरी स्कीम को जब रीस्ट्रक्चर किया गया तो इसका जो डेडलाइन था वो क्या था, 31 दिसंबर 2024। इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। टोटल कितना एक्सपेंडिचर यहां पर किया जा रहा है, तो 7,332 करोड़ रुपए का परिव्यय यहां पर शामिल किया गया है। और क्या किया गया इस स्कीम के अंतर्गत, तो इस स्कीम में कुल 50 लाख नए लाभार्थियों को, बेनिफिशियरीज को यहां पर ऐड किया गया है ना। समझना, हमने टारगेट ये रखा है कि हम लोग 50 लाख नए लाभार्थियों को यहां पर शामिल करेंगे और जो कुल लाभार्थियों की संख्या होगी वो 1.15 करोड़ यहां पर होने वाला है। ठीक है, अभी तक का क्या सीन रहा है, तो ध्यान समझिएगा, ये इस स्कीम को जो स्टार्ट किया गया था, तो इस स्कीम का स्टार्ट हुआ था 1 जून 2020 को। कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है स्कीम को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्कीम जो कि न्यूज में रही हैं, एटलीस्ट उनके ईयर डेट के साथ हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरी क्लास के अंतर्गत 2 से 3 ऐसी स्कीम को पढ़ेंगे जिनके ईयर हम लोग को यहां पर याद करने हैं। ठीक है, पहला स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना। ये स्कीम 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इस स्कीम का जो डेडलाइन था वो 31 दिसंबर 2024 था, जिसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 तक के लिए कर दिया गया है। 50 लाख नए बेनिफिशियरीज को यहां पर ऐड किया गया है। अब टोटल संख्या हो जाएगी 1.15 करोड़। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक, मतलब 2020 से लेकर के अभी तक, इसके अंतर्गत टोटल 96 लाख ऋण दिए गए, 96 लाख लोन दिया गया है। कितने रुपए का, तो जो टोटल अमाउंट है वो आप लोग नोट कर सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है, यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, 13,797 करोड़ रुपए का टोटल लोन इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक सरकार ने प्रोवाइड कराया है। कितने लोगों को, तो इस स्कीम के माध्यम से टोटल 68 लाख लोग जो है यहां पर, ठीक है, 68 लाख स्ट्रीट वेंडर यहां पर क्या हुए हैं, इस स्कीम का लाभ उठा पाए। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, ना समझिएगा, भले इस मैगजीन में वो पॉइंट ना हो, लेकिन एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ सकता है। प्रश्न क्या पूछेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो हमने देखा 1 जून 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी इस योजना को जब पुनर्गठित किया गया है तो कब तक के लिए किया गया है, 31 मार्च 2030 तक के लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा भाई, टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 7,332 करोड़ का हो रहा है। 50 लाख नए बेनिफिशियरीज यहां पर शामिल हो रहे हैं। कुल संख्या 1.15 करोड़ की हो रही है और इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक टोटल 96 लाख लोन दिया गया है, जिसके अंतर्गत
13,797 करोड़ रुपए लोन के माध्यम से दिए गए हैं। कितने लोगों को? तो 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये स्कीम प्रोवाइड कराई गई है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो आपको ये पॉइंट तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। मैगजीन में नहीं है, नोट कर लो। एडिशनल पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताते चलूंगा, उसको नोट कर लेना। अच्छा भाई, अब देखो ये जो पूरी योजना है किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? तो एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है महुआ, क्या है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके द्वारा, मतलब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पहला पार्ट है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं विभाग, ठीक है, डीएफएस। ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से इस पर काम करेंगे और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछेगा, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो महुआ मंत्रालय, मतलब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा भाई, अब इस स्कीम के अंतर्गत और क्या चेंजेस किया गया? एक चेंजेस यहाँ पर ये हुआ, देखो इसके अंतर्गत 3 स्टेज में लोन दिया था, ठीक है। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त करके लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते थे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे। इसमें किया क्या गया है कि पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट पॉइंट है, आपको दिखेगा नहीं बट ध्यान समझना। पहली और दूसरी किस्त में हम यहाँ पर जो बढ़ी हुई ऋण राशि उसको प्रोवाइड कराने वाले, ठीक है। कितनी बढ़ी हुई राशि? तो पहले हम पहली किस्त में 10,000 रुपए देते थे, अब उसको बढ़ा करके हमने 15,000 रुपए कर दिया है। पहले द्वितीय किस्त में सेकंड किस्त के तौर पर हम लोग 20,000 रुपए देते थे, उसको बढ़ा करके हमने 25,000 रुपए कर दिया, ठीक है ना, समझिएगा। पहली किस्त में 10,000 रुपए था, बढ़ करके 15,000 हो गया, 5,000 का इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है। सेकंड किस्त में 20,000 रुपए था, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। और जो तीसरी किस्त है वो पहले की तरह सेम है, 50,000 रुपए ही तीसरी किस्त में दिया जा रहा है। यहां पर चीजें नहीं बढ़ाई गई है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रश्न देगा कि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन के तौर पर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त में ऋण की राशि को बढ़ा दिया गया है, ना समझना, तीसरी किस्त में नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहां पर कुछ बातें और कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि देखो भाई, हम तो लोन के अमाउंट को बढ़ा ही रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान यहां पर किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप रिटेल में और अगर आप होलसेल में लेन देन के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग करते हो, आप स्ट्रीट वेंडर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग करते हो, तो आपको कैशबैक यहां पर प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए कैशबैक दिया जा रहा है? तो मैक्सिमम 1,600 रुपए का कैशबैक यहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास यहां पर है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर, आप देखो ना आज के जमाने में क्या हो चुका है, आप फुल्की खाने जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप दूध लेने जा रहे हो, हर जगह आप पेमेंट पेटीएम से, गूगल पे से करके अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, सरकार ने उसी को और आगे बढ़ाने के लिए 1,600 रुपए का यहाँ पर कैशबैक राशि को रखा है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए पहले टॉपिक के संदर्भ में। मैं फिर से एक बार क्लियर करा दूं, देखो बाकी सारे पॉइंट हमने देखे हुए, मैं बस आप लोग को ये बात याद करा रहा हूं। पहली किस्त में, ठीक है, पहली किस्त में पहले हम लोग 10,000 रुपए दे रहे थे, अब हमने बढ़ा करके 15,000 कर दिया, ठीक है। दूसरी किस्त में पहले हम लोग 20,000 दे रहे थे, अब हमने बढ़ा करके 25,000 कर दिया। और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए यहाँ पर आप लोगों का कांस्टेंट है। ये 3 बातें आप लोगों को समझनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि धीरे धीरे से स्कीम को हम लोग, जो सेंसस कस्बे हैं, जो जनगणना कस्बे हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, सेमी अर्बन एरियाज हैं, उन एरियाज में इस स्कीम को हम लोग आगे बढ़ाने पर काम करने वाले, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस को भी लास्ट में देखने वाले, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक के तौर पर। देखो भाई, सेकंड टॉपिक आपसे कह रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो हमारे यहाँ पर है, ठीक है, जो आयकर अधिनियम है, उस अधिनियम में 65 वर्षों में पहली बार, ठीक है, पिछले 65 वर्षों बाद पहली बार हमने एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। सुधार क्यों जरूरी था मैं आपको बहुत सिंपल तौर पर समझाता हूं। अभी मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा था, ठीक है, तो इनकम टैक्स में बड़ा इशू है, ठीक है। अब वहां पर आप जाओगे तो वहां पर एक आता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, एक आता है प्रीवियस ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या, समझ में ही नहीं आएगा आपको। अगर आप एक कॉमन व्यक्ति हो और आप टैक्स फाइल करने जा रहे हो तो आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में समझ में ही नहीं आएगा, फिर आपको सीए की सहायता वहां पर लेनी पड़ेगी। या फिर इनकम टैक्स की लैंग्वेज इतनी टफ होती है, भाषा इतनी जटिल होती है कि आम व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष पश्चात, मतलब क्या,
इससे पहले हमारे पास जो अधिनियम था इनकम टैक्स का, वो एक्ट था 1961 का। ध्यान समझिएगा, आयकर अधिनियम 1961 की जगह पर अब हम आयकर अधिनियम 2025 को लेकर के यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, 65 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा सुधार किया जा रहा है। ठीक है, सुधार का पर्पस क्या था? तो पहला पर्पस तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हम भाषा को सरल करना चाहते हैं। ठीक है, हम भाषा ऐसी बनाना चाहते हैं जो आम व्यक्ति को समझ में आए, कानूनी बहुत ज्यादा जटिल भाषा ना हो। ठीक है, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश का हम लोग प्रयोग करें, ये हमारा पहला टारगेट इस अधिनियम के अंतर्गत है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? हम जो टैक्स इंप्लीमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको इजी करना चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति टैक्स के प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए। ठीक है, ये सेकंड काम है। तीसरा काम यहां पर क्या कह रहा है कि जो डिजिटल युग की आवश्यकताएं हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता आपके खिलाफ ही होगी। डिजिटल युग की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप टैक्स सिस्टम को ढालने के लिए, चेंज करने के लिए ये अमेंडमेंट यहां पर किया गया है। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, डिजिटल युग की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए। सेकंड, भाषा को सरल बनाना। थर्ड, जो टैक्स इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको जो करदाता है, जो टैक्स पेई है, उसके लिए इजी बनाना। ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अभी 21 अगस्त 2025 को, कई बार डेट पूछता है आपसे, क्योंकि ये 65 वर्षों बाद पहली बार इतना बड़ा सुधार किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, तो इस रिफॉर्म के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयकर अधिनियम 2025 कब कानून बना, किस डेट को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो डेट क्या है? 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया है और ये आपका यहां पर लागू हो रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट और समझा देता हूं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि इस जो 2025 का ये इनकम टैक्स एक्ट है, इसको हमने फरवरी में संसद के अंतर्गत लेकर के आए थे। जब संसद में लेकर के आए तो वहां पर इसको कमेटी को भेज दिया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, ताकि आप इसमें कुछ एक बार सजेशन दे पाओ इसको पढ़ करके कि यहाँ पर कौन कौन से और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बैजयंत पांडा, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। उस कमेटी ने इसके संदर्भ में अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार किया, कुछ सिफारिशें प्रस्तुत किया और फिर उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए फिर से अगस्त में ये अधिनियम को, इस एक्ट को संसद के अंतर्गत पेश किया गया है और तब जाकर के 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति ने फाइनली इसको मंजूरी यहां पर प्रदान कर दी। ठीक है, तो कौन सी कमेटी थी? तो बैजयंत पांडा के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के संदर्भ में अपना सजेशन दिया था। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रिफॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको सरलीकरण किया गया, सिंपल किया गया। ठीक है, सिंपल जैसे कि ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो, पुराने अधिनियम में लगभग 800 से अधिक सेक्शंस थे, धाराएं थी। अभी उनको कम करके हमने 536 धाराओं में समेट दिया है। ठीक है, पहला काम तो हमने कर दिया, इसको संक्षिप्त कर दिया। ठीक है भाई, अभी हमारे पास 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर है और 16 शेड्यूल है, 16 अनुसूचियां हैं, जो कि लगभग 600 पेजेस में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नया इनकम टैक्स का एक्ट है 2025 का। ठीक है, इसमें हमने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के न्याय के कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस रिफॉर्म को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है और इसको बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पर सरकार फोकस कर रही है। ठीक है, ध्यान समझना। और क्या किया गया, मैंने आपको कहा कि देखो, इनकम टैक्स फाइल करने अगर गए होगे इस बार, तो आपने देखा वहां पर एक असेसमेंट ईयर और एक आता है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है भाई क्या होता है, किसको कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष और प्रीवियस ईयर मतलब पिछला वर्ष, इन दोनों के स्थान पर एक नया टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया। मतलब अब आपके सामने केवल टैक्स ईयर की अवधारणा आएगी। अब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी, अब केवल आएगा टैक्स ईयर, जो कि बहुत ईजी है। भाई मुझे अगर पिछले साल का टैक्स फाइल करना है तो मैं 2025-26 सेलेक्ट करके 2024-25 सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टैक्स ईयर का जो पूरा अवधि होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और समझो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस नए प्रोसेस के अंतर्गत फेसलेस असेसमेंट को हम और मजबूत करने वाले, फेसलेस असेसमेंट को हम और अधिक मजबूत करने वाले। कैसे मजबूत करने वाले, मैं समझाता हूं, देखो समझना। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये एक्ट लेकर के क्यों आया गया, क्योंकि हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं और डिजिटल एरा के अकॉर्डिंग हमको इस एक्ट में रिफॉर्म करना था। ठीक है, तो यहां पर इस एक्ट में एक टर्म डिफाइन किया गया है, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। देखो आपके इस मैगजीन में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने इस बिल के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत वर्चुअल डिजिटल स्पेस को डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन अकाउंट्स, ठीक है,
बहुत सारे क्लाउड सर्वर, वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब मिल करके एक वर्चुअल डिजिटल स्पेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो आप डिजिटल फॉर्मेट जितना भी यूज करते हो, जितना मैंने आपको बताया, इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। अब इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो हमारे अधिकारी होंगे, टैक्स अधिकारी जो होंगे, वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो कर देने वाला व्यक्ति है उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे उसके पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं। उसके जो अगर वो कोई व्यक्ति टैक्स इवेजन कर रहा है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, या फिर कोई अपनी इनकम से अधिक पैसा खर्चा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, तो उसको इस दायरे के अंतर्गत ले आने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, सरकार ने यहाँ पर कुछ बातें और भी कही हैं। सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, सरकार ने कहा कि देखो हम यहाँ पर जो एक टीसीएस होता है, ठीक है, मैं आपको समझता क्या है, टैक्स, ठीक है, कलेक्टेड एट सोर्स, और एक होता है टैक्स टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, टीसीएस और टीडीएस। तो अगर इस बिल में प्रोविजन किया गया कि अगर आप रेमिटेंस, ठीक है, अगर आप पैसा भारत से विदेश में भेजते हो कुछ स्पेसिफिक पर्पस से, जैसे एजुकेशनल पर्पस, अगर आप विदेश में भेजते हो रेमिटेंस के तौर पर, तो उस पर टीसीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, टैक्स कलेक्टिव एट सोर्स नहीं काटा जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात को नोट कर लेना। आपकी इस मैगजीन में ये पॉइंट यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इस इनकम टैक्स एक्ट के संदर्भ में ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर कौन सी बात हम लोग को ध्यान में रखने लायक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कह रहा है कि ये जो पूरा प्रोविजन है, जो नया पूरा इनकम टैक्स एक्ट है, ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि को मतलब तैयारी के तौर पर लागू किया जा रहा है। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में हम इस एक्ट को धीरे धीरे स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में 1961 का एक्ट और 2025 का एक्ट दोनों पैरेलली यहाँ पर काम करता रहेगा, और धीरे धीरे स्मूथली ट्रांजिशन हम करेंगे 1961 के एक्ट से 2025 के नए एक्ट में। यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि अगर कोई ऐसा केस आता है जो कि इस अवधि से पहले का, इस अधिनियम के लागू होने से पहले का है, तो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है वही वहां पर लागू होगा, नया वाला वहां पर लागू नहीं होगा। इस बात को बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जितने भी लंबित मामले होंगे, जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, उन पर 1961 का अधिनियम ही यहाँ पर लागू किया जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो भाई, यहीं पर मैं कुछ बातें आप लोगों को और समझाता हूँ इनकम टैक्स के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जो हमारा इनकम टैक्स है भारत के अंतर्गत, ठीक है, इनकम टैक्स हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के तौर पर शामिल होता है, डायरेक्ट टैक्स के तौर पर शामिल होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को बताया, बेसिक पॉइंट था, मैंने कुछ नया नहीं बताया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भारत में इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर से मेरा मतलब ये है ऐसे टैक्स सिस्टम जिसमें अमीर पर ज्यादा टैक्स, गरीब पर कम टैक्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसका अपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, प्रतिगामी कर व्यवस्था। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आपसे एग्जाम में प्रश्न यही पूछ दिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, प्रगतिशील कर प्रणाली का उदाहरण है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का उदाहरण है, तो वो आपका होगा इनकम टैक्स। जीएसटी नहीं, जीएसटी जो है वो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब क्या, वहां पर अगर अंबानी जी पर 18% टैक्स लग रहा है तो सेम 18% टैक्स मेरे ऊपर भी लग रहा है, सेम 18% टैक्स किसी और व्यक्ति के ऊपर भी लग रहा है। ठीक है, तो जीएसटी आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। ये दो बातें आप लोग और ध्यान रखना जो कि स्टैटिक पोर्शन के तौर पर शामिल है। ठीक है, चलो भाई, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ पहले। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, एक क्वेश्चन चलो आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, रिस्ट्रक्चर्ड पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत 4 स्टेटमेंट यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत ऋण अवधि को, ठीक है ना, समझना, जो लोन पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2030 तक। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों को, बेनिफिशियरीज को यहां पर ऐड करना है और कुल लाभार्थियों की संख्या 1.15 करोड़ यहां पर करने का टारगेट हमने सेट किया है। ठीक है, अच्छा भाई, और कह रहा है कि रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो प्रथम ऋण किस्त है उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए कर दिया गया है, पहले ये 10,000 रुपए था। फिर कह रहा है कि तीसरी ऋण किस्त को
ठीक है। तीसरी ऋण किस्त को अधिकतम 1 लाख रुपए तक यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी ऋण किस्त के अंतर्गत 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ये बातें बताई गई, ठीक है। तो रिस्ट्रक्चर्ड पीएम स्वनिधि योजना, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक था, जिसको आपने भी पढ़ा था, उसके संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। विकल्प आपके सामने यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको देख करके कमेंट में जल्दी से आप लोग इस बात को बता दो, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ करके इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मुझे बताओगे, ठीक है। चलो भाई, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तौर पर, ठीक है। अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम लोग जो आज का ये टॉपिक है इनकम टैक्स वाला, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इनकम टैक्स में हमने देखा कि 1961 का हमारे पास एक अधिनियम था, ठीक है। इस अधिनियम को चेंज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए हमने 2025 में कुछ पहल स्टार्ट किया। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने काम स्टार्ट किया। फरवरी के अंतर्गत एक बिल संसद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन तो भेजा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, किसकी अध्यक्षता में, तो बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक कमेटी इस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हम एक नया अधिनियम बनाते हैं, जो कि 65 वर्ष में पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टारगेट क्या था, 3 टारगेट था। डिजिटल एरा को ध्यान में रखेंगे तो उसमें करेंगे क्या, तो जितना भी ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस है, आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया, आपका क्लाउड सर्वर, जहां पर आप कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हो, फोटो के तौर पर, वीडियो के तौर पर, ठीक है, वहां पर टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं, जो टैक्स अधिकारी हैं, वो उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं और उसके आधार पर आपकी जांच पड़ताल वहां पर कर सकते हैं। ये पहली बात यहाँ पर सुनिश्चित की है, ठीक है। सेकंड काम क्या किया गया कि इसको सरलीकृत किया गया है। सरलीकृत मतलब हिंदी और इंग्लिश, जो सिंपल आम व्यक्ति की भाषा है, उस भाषा में इस पूरे एक्ट को लिखने का प्रयास किया गया है। पहले ये 800 धाराएं थी, 800 सेक्शंस थे, अब उसको कम करके 536 सेक्शन कर दिया गया, ठीक है। 536 सेक्शन, 23 चैप्टर, 16 शेड्यूल्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और समझो क्या किया गया यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जो टीसीएस है, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, स्रोत पर जो कर लग रहा है, किस पर, तो जो रेमिटेंस के तौर पर पैसे दिया रहे हैं, ठीक है। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, सरकार की एक स्कीम, उसका नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंतर्गत आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं, तो अगर ये एजुकेशन पर्पज से भेजा जा रहा है तो इस पर टीसीएस नहीं लगेगा। ऐसी बात सरकार ने इसके अंतर्गत शामिल की है, ठीक है। और क्या किया गया भाई, तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि जो आपका असेसमेंट और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, उसको चेंज करके टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक पूरा टैक्स ईयर आपका होगा। फेसलेस असेसमेंट को हमने यहाँ पर प्रमोट किया है, और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक हम इस पूरी अवधि को तैयारी की अवधि के रूप में डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कि हम नए इनकम टैक्स एक्ट और पुराने इनकम टैक्स में धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए नए की तरफ शिफ्ट करने पर फोकस करें, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोविजन यहाँ पर लागू है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ रहे हो, सारा पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट और समझाता हूँ, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। वो है आपका अगला टॉपिक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अपने फेवर में बहुत अच्छे से पब्लिश करना चाह रही है, ठीक है। क्या है, ध्यान समझिएगा। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, कौन सी बैठक, 56th बैठक है ये, 56वीं बैठक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक हुई, तो 56 इंच का सीना किसका है, तो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट का, ठीक है। तो 56 इंच के सीने में मतलब 56वीं बैठक के माध्यम से हमने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, इस बैठक में हमने जीएसटी को फिर से क्या किया है, बहुत बड़ा, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म किया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के तौर पर प्रधानमंत्री जी उसको पेश कर रहे हैं, ठीक है। क्या नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जी इसी के लिए एक दिन लाइव आते हैं शाम को 5 बजे, पूरे देश को संबोधित करते हैं, ठीक है। वहां पर वो बताते हैं कि अब हम लोग बचत उत्सव स्टार्ट करने वाले, ठीक है। नवरात्रि के पहले दिन से, मतलब मैं शुरू 22 सितंबर से, यहाँ पर आपको डेट दिया हुआ है, 22 सितंबर 2025 से हमने बचत उत्सव प्रारंभ किया, जहां पर हम जो जीएसटी रिफॉर्म है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। है क्या जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। उसको समझने से पहले थोड़ा जीएसटी पर काम करो। जीएसटी देखो क्या है, आपको पता है कि वर्ष 2017 में, ठीक है, वर्ष 2017 में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया कि भाई देखो, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के संदर्भ में गलत कथन है, ठीक है। पहला, भाई ये वन नेशन वन टैक्स है,
सही बात है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा इसमें ड्यूअल स्ट्रक्चर है, सही बात है। केंद्र का सीजीएसटी, स्टेट का एसजीएसटी, और अगर दोनों एक साथ लग रहा है तो आईजीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो ड्यूअल स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है, दोहरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये जो टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित कर है। ये 3 पॉइंट जीएसटी के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट क्या, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो टैक्स सिस्टम है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का एक बेहद शानदार एग्जांपल है, प्रतिगामी कर व्यवस्था ही कहलाती है, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई जीएसटी के संदर्भ में। पहला पॉइंट क्या, वन नेशन वन टैक्स, ड्यूअल स्ट्रक्चर और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित कर है, और इसके अलावा ये आपका रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें और समझो जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में। भाई हमने देखा कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लेकर के आ गया था, ठीक है। क्योंकि बैठक हुई जीएसटी परिषद की, जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, आर्टिकल 279A के माध्यम से पॉलिटी में प्रश्न पूछता है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 279A इस अनुच्छेद के माध्यम से जीएसटी काउंसिल का स्थापना किया गया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब समझो भाई, मैं आपसे प्रश्न यहां पर ये करूंगा, ठीक है, ये मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो मैं होमवर्क बहुत कम देता हूं, बट यहां पर होमवर्क देना जरूरी है ताकि आप लोग कुछ रिसर्च तो करो। स्टैटिक पोर्शन है, ऐसा नहीं कि मैं करंट का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आप मुझे बताओ कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। वो इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल established by आर्टिकल 279A, अनुच्छेद 279 है, 279A के माध्यम से गठित जो आर्टिकल है, ठीक है, उसके जो ये आपका संवैधानिक बॉडी है जीएसटी काउंसिल, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं कि ये नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म है, फिर ये बचत उत्सव है क्या, इसमें किया क्या गया, ऐसा कौन सा काम कर दिया गया कि भाई इतना बड़ा मतलब इसको स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी में, समझिएगा क्यों। तो कह रहा है कि जितनी मैक्सिमम चीजें थी सब में या तो जीएसटी कम की गई है या फिर जीएसटी फ्री कर दिया गया है, ठीक है। डेली जो यूज के सामान थे, ठीक है, उनमें 99% सामानों पर जीएसटी कम की गई है, ऐसा सरकार खुद बता रही है। अगर आपने मोदी जी का स्पीच को देखा होगा तो वहां पर आपने बात देखी होगी कि सरकार ने इस बात को इस तौर पर देखा कि भाई हमने जीएसटी का सबसे बड़ा कम यहां पर की है, ठीक है। इसी में एक वीडियो आया था, ठीक है, हमारे सांसद जी हैं उनका एक वीडियो आया था कि जीएसटी जो आपका ये बचत उत्सव चल रहा है, ये बचत उत्सव और बिग बिलियन डे में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगता है वहां पर हुआ था, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप सबने भी देखा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, बचत उत्सव में हुआ क्या, किस बात का बचत है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास जो जीएसटी का स्ट्रक्चर था वो 4 स्तरीय था, मतलब 4 टैक्स लग रहे थे, ठीक है, 4, 5, 12, 18, 28 ये जो पूरा टैक्स सिस्टम था ये लग रहा था। अभी हमने इसको चेंज करके 2 दर की संरचनाओं में शामिल हुए। कौन दर की संरचना है भाई, 5% की एक मेरिट रेट है और एक 18% का स्टैंडर्ड रेट है। 2 प्रकार का जीएसटी बस यहां पर अब लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है, जो कि या तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या तो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, बट चूंकि सेल होती हैं तो उन पर 40% का डिमेरिट टैक्स यहां पर लगाया जाए, ठीक है। समझना, प्रश्न पूछे कि अभी नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कितने स्तरीय संरचना बनाई गई है, तो 2 दर की संरचना है, ठीक है। 5% की मेरिट रेट है, 18% की आपकी स्टैंडर्ड रेट है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर 40% का डिमेरिट रेट लगाया गया है। आम आदमी की लगभग 99% वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। यहां पर बता रहा है क्या, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, ठीक है, बाथरूम में हाथ धोने वाला साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है ना, समझना। इन पर टैक्स 5% कर दिया। आप पूछोगे सर ये क्या है, ये प्रश्न पूछेगा थोड़ी ना कि हेयर ऑयल पे कितना टैक्स लगता है। मेरे भाई यूपीएससी ने ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था 2017-18 के राउंड में लगता है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर जीएसटी 5% लगता है या फिर जीएसटी नहीं लगता, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल,
टेबल वेयर, किचन वेयर, इन पर कितना टैक्स है? तो 5% जीएसटी लगाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा जो आपके खाने पीने के सामान है, जैसे कि बहुत अधिक तापमान वाला जो मिल्क है, ठीक है, पहले से पैक या फिर लेबल किया हुआ जो छेना है, छेना की मिठाई, ठीक है, निशान सर का बहुत फेवरेट मिठाई है, हर दिन में जाकर खाते हैं, ठीक है, हर दिन में खाते हैं, उनकी हालत ये हो गई है। ठीक है, तो छेना वाली मिठाई, पनीर, इन पर जीएसटी, पनीर मेरा फेवरेट है, ठीक है, 5% से कम करके शून्य कर दिया गया है। ठीक है, सभी भारतीय ब्रेड, जितना भी आपको भारतीय ब्रेड, चपाती, पराठा, परोठा जो भी आता है, उन पर जीएसटी हटा दिया गया, जीएसटी फ्री कर दिया गया। तो एक तरीके से बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म तो ये है। ये बात तो आम व्यक्ति के तौर पर आपको समझ में आएगी कि हाँ भाई जीएसटी कम किया। अगर आप शॉपिंग करते होगे, अगर आप मार्केट जाते होगे, तो आप इस बात को देखोगे भी कि अब जितने भी कंपनियां हैं, वो कंपनियों ने भी उस जीएसटी रेट को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप फोन लेने जाओगे या फिर अगर आप नॉर्मल सामान लेने जाओगे, तो वहां पर लिख करके आएगा कि जीएसटी इतना प्रतिशत कम हो गया। ठीक है, ये जीएसटी अब लग रहा है इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जीएसटी आपका यहाँ पर इस प्रकार से कम किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखो, सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज नमकीन, भुजिया, हल्दीराम वाली भुजिया, बीकानेरी भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट खाने का मन ना करने लगे, कॉफी, संरक्षित मांस, प्रिजर्व जो मीट है वो, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, इन पर जीएसटी 12% या 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा छोटी कार है, जो 350 सीसी की कार है या फिर जो मोटरसाइकिल है, उन पर जीएसटी को 28% से कम करके 18% कर दिया। आप सोचो ना, 10% जीएसटी कम हुआ है। 10% मतलब कितना होता है? अगर 1 लाख का कोई सामान है तो उस पर आपका 8-9 हजार के अराउंड जीएसटी वहां पर कम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो भाई, कह रहा है कि ये पूरे जीएसटी रिफॉर्म को हमने 22 सितंबर 2025 से अपने यहां पर लागू किया है। ठीक है, इस लागू करने में एक बस बात आप लोग को ध्यान में रखनी है कि सब चीज लागू हो चुकी है, बस कुछ वस्तुएं जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा और जो चैनी खैनी फैनी चीजें आती है ना तंबाकू वाली सब, ठीक है, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, बीड़ी, ये सब निशान सर के प्रिय सामान है। ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। इन सभी सामानों को छोड़ करके बाकी सारे जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इन पर जो जीएसटी पहले लग रही थी अभी वो कंटिन्यू रहेगा। इन पर जो संशोधित दरें हैं वो आगे डिसाइड की जाएंगी जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कि इसको कब इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, और मैं श्योर इन पर 40% के अराउंड जीएसटी टैक्स लगे, पर आप लोग चेक कर लेना। मैं ठीक है, तो इन पर इंप्लीमेंट करने में अभी थोड़ा समय लिया जा रहा है, इसको रोक दिया गया, इसको भी कहा है भाई इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो है नॉर्मल चीज उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी रिफॉर्म आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो। अच्छा भाई चलो, इतनी पॉइंट्स आपने डिस्कस किया। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मैंने आपको समझा भी दिया था। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इससे पहले एक स्कीम देखी थी पीएम स्वनिधि योजना, जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के अंदर हमने देखा था कि वो 2020 में स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 2020 से। इतनी बात हमने पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट स्कीम था, हमने एक डेट वहां पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंतर्गत याद किया था। अगला स्कीम ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके 11 वर्ष पूरे हुए, सरकार ने इसको बहुत हाईलाइट किया स्कीम को, और वास्तव में बहुत अच्छे लेवल पर इस स्कीम ने काम भी किया। मैं भी उसका आपको आंकड़ा देता हूँ, सरकार ने जो आंकड़ा पब्लिश किया था ऑब्वियसली वही आंकड़ा दूंगा, क्या समझिएगा। ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को, डेट याद कर लेना, 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी इनिशिएटिव के तौर पर इसको माना जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर वयस्क को, हर एडल्ट को हम क्या करेंगे, जो औपचारिक बैंकिंग, जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उस तक उसको एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री जनधन खाता खोल रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खोल रहे हैं, जिससे लोगों की जो सेविंग हैबिट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा को सेव करना जरूरी है, पैसा को इकोनॉमिक मार्केट में फिर से डाल करके उस पर और पैसा कमाना जरूरी है। तो वो कब होता है? जब आप उसको बैंक में शामिल करते हो। अगर आपने पैसा बहुत कमा लिया, उसको अपने घर में लॉकर में दबा करके रखे हुए हो, उसको ना खर्चा करो ना कुछ, तो वो एक बैंकिंग सिस्टम से बाहर पैसा है, वो किसी काम का पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार इस बात को प्रमोट करती है कि आप बैंकिंग हैबिट्स को अपने यहाँ पर इंक्रीज करो, और उसके लिए सबसे अच्छी स्कीम इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया,
2018 में इसका टारगेट को चेंज कर दिया गया। पहला टारगेट था कि हम हर फैमिली को, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट तक एक्सेस देंगे। अभी यहाँ पर कर दिया है कि हर वयस्क को, हर एडल्ट को हम ये एक्सेस देने का प्रावधान यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इस योजना के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात, 13 अगस्त 2025, मतलब अभी चूंकि इसकी 11 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को स्कीम स्टार्ट हुआ था, 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट ध्यान में रखो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, इस योजना के माध्यम से 56.16 करोड़ खाते खुल गए। 56 इंच का फिर से यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया। 56 इंच हमने अभी कहां पर देखा था, हमने देखा था जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी वो 56 इंच की बैठक थी, 56वीं बैठक थी। फिर से देखो पीएम जनधन योजना क्या है, तो 56 इंच से याद कर लो, 56.16 करोड़ खाते यहां पर आपके खोले गए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 56.16 करोड़ खाते यहां पर आपके खोले गए हैं। इस पूरे खाते में कुल कितना पैसा जमा हुआ, तो यहां पर एक अमाउंट दे रहा है 2,67,756 करोड़ रुपए। कुल जमा शेष जो है यहां पर वो है 2,67,756 करोड़ रुपया। अब ये याद करना पड़ेगा, ये आंकड़ा याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई ठीक है कितना रुपए यहां पर टोटल इकट्ठा किया गया है, तो 2,67,756 करोड़ रुपए इसमें आप लोगों को सेव किए गए, ठीक है। अच्छा भाई यहां पर कुछ पॉइंट आप लोग और समझो, ठीक है। कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2015 की तुलना में, चूंकि 2014 में ये योजना आती है, 2015 में 1 साल पूरा होता है, और फिर 2025 में, मतलब 2015 के 10 साल बाद और इस स्कीम के स्टार्ट होने के 11 साल बाद हम 2015 और 2025 में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 2015 की तुलना में यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट है उसमें 3 गुना वृद्धि हुआ है। वहीं पर जो टोटल पैसा जमा है, यहाँ पर जो टोटल डिपॉजिट है उसमें यहाँ पर 12 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। 12 गुना वृद्धि और 3 गुना वृद्धि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल कितने अकाउंट खोलेगा, तो 56.16 करोड़। कुल कितना शेष जमा यहाँ पर है, तो 2,67,756 करोड़ रुपए यहाँ पर टोटल जमा पैसा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डाउट पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। डाउट क्लियर ये कर रहा हूँ कि मुझे खुद डाउट हो गया इस बात को लेकर के। मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, गवर्नमेंट की रिपोर्ट में मुझे 2 पॉइंट अलग अलग आंकड़े दिखे। वो आंकड़े क्या मैं अभी बहुत क्लियरली समझ नहीं पाया, बट मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। याद रखना, अगर मुझे इस पर कुछ क्लेरिफिकेशन होती है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कह रहा है ये पीआईबी का सोर्स है, ठीक है, जो प्रेस इंडिया ब्यूरो उसका सोर्स है। उसमें कह रहा है कि 28 अगस्त और 14 को एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसका नाम था पीएम जनधन योजना, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम था। इस स्कीम के अंतर्गत 56.16 करोड़ खाते खोले गए। यहां तक सब कुछ ठीक है, इतने अकाउंट होल्डर हमारे पास हैं, वेरी गुड, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो बैंक खाते खोले गए इसके में कुल जमा राशि जो है, ठीक है, कुल जमा राशि जो है वो 26 लाख करोड़, ध्यान समझना, ये है कुल जमा राशि, टोटल डिपॉजिट अमाउंट है 26 लाख करोड़। हमने भी जो आंकड़ा देखा था वो आंकड़ा था शेष जमा राशि का, ठीक है, वो आंकड़ा था शेष जमा राशि का, कुल जमा शेष का, ठीक है। अब देखो 2 चीजें हैं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है, यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़ा है 2,67,756 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये क्या है, टोटल डिपॉजिट कुल जमा शेष की बात यहां पर कर रहा है, 2,67,756 करोड़ रुपए। अच्छा, पीआईबी की रिपोर्ट में जो पहली बात लिखी हुई, लिखा गया कुल जमा राशि यहां पर 26 लाख करोड़ है, मतलब यहां पर उस अमाउंट का 10 गुना ज्यादा वैल्यू दी गई है। इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउट में हूं कि इसके ऊपर हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैंने फिर पीआईबी को ही फॉलो किया आगे। पीआईबी में मुझे फिर एक डाटा और दिखा। डाटा क्या दिखा, डिपॉजिट इन करोड़ की बात कर रहा है, कुल जमा की बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगस्त 2025 में 2,67,755 फिर से दिया गया है। मतलब पीआईबी के ये एक सोर्स में एक अमाउंट ये दिया गया है और एक अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को ये दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों में मैं श्योर नहीं हूं कि सही आंकड़ा क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जैसे ही मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन मिलता है या फिर आपको क्लैरिफिकेशन मिलता है तो कमेंट में एक बार आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर इसका आंसर ये होगा, ये पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक है ना, ठीक है। मैंने दोनों गवर्नमेंट के साइड आपको दिखा दिया, दोनों गवर्नमेंट के पॉइंट आपको दिखा दिया। देख लो भाई, दोनों चीजें हैं, मेरे साथ दोनों चीजें सिमिलर लिखी गई है, बट वो आंकड़ा दोनों में अलग हो चुका है। क्या गलती रही है, कहां पे गलती रही है, मुझे एक बार ऑफिशियल चेक करना पड़ेगा सब कुछ, तब मैं आप लोगों को उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए याद कर लो कि भाई इतना अमाउंट यहाँ पर था, ठीक है। एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल खोले गए अकाउंट 2015 की तुलना में 3 गुना और कुल जमा राशि 2015 की तुलना में 12 गुना बढ़ा है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान रखो। कह रहा है
कि प्रति खाता जो औसत जमा है, ठीक है, पर अकाउंट में जो औसत पैसा जमा रहा है वो लगभग 4,768 रुपए रहा। ये बहुत अच्छी बात है। ये इस बात को दिखाता है कि जितने अकाउंट है वो यूज में, वो एक्टिव अकाउंट है, ऐसा नहीं कि निष्क्रिय अकाउंट है, वो सारे एक्टिव अकाउंट हैं और वो व्यक्ति की सेविंग हैबिट को बढ़ा रहे हैं, बचत आदत को इंक्रीज कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो कुल 56% एग्जैक्टली, तो 55.7% अकाउंट महिलाओं के हैं। सबसे शानदार वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल है कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 55.7% अकाउंट, कुल अकाउंट कितने थे, कुल अकाउंट थे 56.16 करोड़, तो 56 इन सब ने यहाँ पर याद किया था, 56.16 करोड़ अकाउंट थे, जिसमें से 55.7% अकाउंट आपके महिलाओं के। इसके अलावा 66.7% जो अकाउंट है, ठीक है, वो अकाउंट या तो रूरल क्षेत्रों में है या तो सेमी अर्बन एरिया में है। तो ये दिखाता है कि इन अकाउंट्स का जो एक्सेस है वो अर्बन एरियाज के बाहर ज्यादा है, ठीक है, इन अकाउंट का एक्सेस पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक है। तो कुल अकाउंट कितने, याद करना तरीका, कुल अकाउंट कितने 56 इन, तो 56.16 करोड़। कुल कितने प्रतिशत महिलाओं के अकाउंट है, 56 इन से फिर याद कर लो 56%, एग्जैक्टली देखोगे तो 55.7%, ठीक है। कुल कितने अकाउंट ग्रामीण अथवा सेमी अर्बन एरियाज में खोले गए, तो 66.7%। इतनी बातें याद रहेंगी, ठीक है। मैं याद कराऊंगा, अभी मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा एक बार, ठीक है, अभी के लिए बस समझो चीजों को। कह रहा कि इन खाताधारकों को हम क्या कर रहे हैं, रुपए डेबिट कार्ड दे रहे हैं, रुपए डेबिट कार्ड दे रहे हैं। इस तरह का आपने कार्ड और सुना था, कहां पर, पीएम स्वनिधि योजना में हमने देखा था, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, तो वहां पर यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, याद है, याद है ना। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो 3 किस्त पैसे थे, इसके अतिरिक्त वहां पर एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। अब देखो पीएम जनधन योजना में क्या है, यहां पर रुपए डेबिट कार्ड स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे लोगों के जनधन अकाउंट्स होंगे, बहुत सारे लोगों के जनधन अकाउंट्स होंगे, एक बार कमेंट में बताना भी किसके किसके पास जनधन अकाउंट्स यहां पर है, ठीक है। तो रुपए डेबिट कार्ड उनको दिया गया है। ये जो रुपए डेबिट कार्ड, उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, यहां पर एक्सीडेंटल बीमा कवर जो है वो 1 लाख रुपए, और ठीक है, अगर आप 28 अगस्त 2018 के बाद अकाउंट खोले हैं तो 2 लाख रुपए, ठीक है। एक्सीडेंटल बीमा कवर यहां पर शामिल है। अगर 2018 से पहले का अकाउंट है तो 1 लाख रुपए, 2018 के बाद का अकाउंट है तो 2 लाख रुपए यहां पर आप लोगों को एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलेगा, ठीक है। भगवान ना करे मिले, बट यहां पर प्रोविजन शामिल किया गया, ठीक है। ना मिलेगा मतलब ये कि एक्सीडेंट ना हो, ठीक। पात्र खाता धारकों के लिए जो एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स होंगे उनके लिए ओवरड्राफ्ट की भी मैक्सिमम एक लिमिट डिसाइड की गई है, जो कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो। इस बात को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ये बेहद शानदार योजना है, तो ध्यान रखना, 2 योजनाएं अभी तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो भाई अगला देखो, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना बेहद अच्छी स्कीम है। सरकार ने इससे पहले एक स्कीम स्टार्ट किया था, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। स्कीम थी 2024-25 के बजट में स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसमें 5 अलग अलग योजनाएं शामिल थी, जिसका जो टोटल परिव्यय था वो 2 लाख करोड़ रुपए था। उसी के अंतर्गत हमने क्या किया, एक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को प्रारंभ किया, ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को प्रारंभ किया। ये है क्या, तो आने वाले 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में हम क्या करेंगे, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, आपको पता है भारत के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से हम आने वाले 2 वर्ष, मतलब क्या, हमारा टारगेट क्या है, 2027 तक, ध्यान समझिएगा, 2027 तक हम 3.5 करोड़ से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर काम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो हमारा टारगेट ये है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग इस योजना के माध्यम से 1,92,00,000 लोगों को पहली बार वर्क फोर्स में शामिल करने वाले, पहली बार कार्यबल में यहां पर शामिल करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पूरा योजना है ये आपका 1 अगस्त 2025 से, मैंने कहा ना कि 2 साल मतलब 2027 तक ये काम करने वाला है, ठीक है। तो 2025 से 2027 तक, 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई 2027 तक, पूरे इस 2 साल के पीरियड में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन किए जाएंगे, जिसमें से
1,92,00,000 लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार कहीं पर काम करने जा रहे होंगे, पहली बार वर्क फोर्स में शामिल हो रहे होंगे। ठीक है, ये बातें इसके अंतर्गत बताई गई। अच्छा भाई, इस योजना के अंतर्गत कुछ बातें देखो। जो 2024-25 के बजट में जो हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी के तौर पर हमने अभी नया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यहाँ पर स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है जो व्यक्ति काम करने वाला, जो कर्मचारी है, ठीक है, जो व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, उसके लिए अगर आप पहली बार ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ संगठन है जहां पर आप जब जॉब करते हो तो पहली बार आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों पर, ठीक है, भाग ए फोकस्ड है, उसमें किया क्या जाएगा? अगर आप पहली बार काम करने जा रहे हैं तो उन कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, राशि कुछ ऐसे अमाउंट प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे उनका प्रोत्साहन, तो कितना प्रोत्साहित किया जाएगा देखो समझो। भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले व्यक्ति के लिए 2 किस्तों में 15,000 रुपए टोटल दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ईपीएफ अकाउंट जो होता है वहां पर आपको 15,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। कैसे? तो पहले 6 महीने काम करने के बाद पहली किस्त दी जाएगी, और फिर 12 महीने काम करने के बाद जब वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा कर लोगे, तब आपको बाकी का अमाउंट वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 15,000 रुपए को 2 किस्तों में हम लोग देने वाले हैं उन व्यक्तियों को जो पहली बार काम में आने वाले। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो 1,92,00,000 यह बात यहाँ पर हमने टारगेट के तौर पर शामिल किया है। ठीक है, इतनी बातें दिख रही हैं। अब देखो भाई, भाग बी में क्या है? भाग बी में, ठीक है, जो नियोक्ता है, ठीक है, जैसे जो व्यक्ति जॉब दे रहा है उसको प्रोत्साहित करने पर सरकार फोकस कर रही है। ठीक है, जैसे जो जॉब देने वाला व्यक्ति है, अगर वो 1 लाख रुपए तक सैलरी तक का, मतलब क्या, 1 लाख रुपए से कम सैलरी के किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अगर शामिल करता है अपने यहाँ पर जॉब के तौर पर, तो उसको 2 वर्ष तक प्रत्येक कर्मचारी के लिए 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात कही गई उन व्यक्तियों के लिए जो रोजगार दे रहे हैं। ना समझिएगा, देखो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मैं बहुत सिंपल फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर। मानो मैं एक पीसीएस अभ्यासू में एक संस्थान हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पर कोई व्यक्ति जॉब करने आ रहा है, वो पहली बार अगर जॉब करने आ रहा है और वो ईपीएफओ में रजिस्टर करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले बात तो जो व्यक्ति काम करने आ रहा है उसको हम लोग 15,000 रुपए 2 किस्तों में प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 6 महीने 12 महीने पर, उसमें कुछ शर्तें, उन शर्तों को अगर पूरा करेगा वो व्यक्ति तो उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे मैं जॉब चूंकि दे रहा हूं किसी नए व्यक्ति को, जब मैं किसी नए व्यक्ति को जॉब दूंगा तो प्रत्येक कर्मचारी के तौर पर 3,000 रुपए हमको एक यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा प्रति माह कि भाई ठीक है, आपने चूंकि नया रोजगार क्रिएट किया, किसी नए व्यक्ति को जॉब दिया है, तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा प्रोत्साहित करने के लिए मुझे। ठीक है, तो ये पूरा योजना है। 3.5 करोड़ लोग टारगेट किए जा रहे हैं, 1,92,00,000 लोग नए होंगे। ठीक है, 2 साल की पूरी स्कीम है। कुल बजट कितना? तो 99,446 करोड़, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का ये आपका इसका बजट है प्रधानमंत्री, ठीक है, विकसित भारत रोजगार योजना का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? याद रहेगा? अभी मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को दोबारा से, निश्चिंत रहो, परेशान होता रहो। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक क्या रहा है कि एसडीजी के संदर्भ में, ठीक है, एक यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट हम लोग को जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पर इस रिपोर्ट में, सबसे पहले रिपोर्ट है क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, कब? 29 जून को। क्यों मनाते हैं? तो पीसी महालनोबिस जी का जन्मदिन था इस दिन। ठीक है, बहुत बड़े सांख्यविद थे वो, तो उनकी स्मृति में हम लोग स्टैटिस्टिक डे, सांख्यिकी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। ठीक है, भारत में 3 रिपोर्ट पब्लिक की गई। 3 रिपोर्ट का नाम क्या है? पहली रिपोर्ट उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या भाई? राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025। ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट है? डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025 की बात कर रहा है। तीसरी रिपोर्ट कौन सी है? एसडीजी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025। ठीक है, ना समझना क्योंकि सर तीनों तो सिमिलर है, कुछ समझ में नहीं आया क्या है। पहली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एसडीजी के संदर्भ में। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा। दूसरी रिपोर्ट उसका नाम है राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस टर्म नया जोड़ दिया, दूसरी रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट क्या है?
डेटा स्नैपशॉट है इसी चीज का, किसका, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट का ये डेटा स्नैपशॉट है। तो ये 3 रिपोर्ट पब्लिश की गई कब, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा, प्रश्न यहां पर ये है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया। हमारे दिमाग में एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन आएगा कि भाई नीति आयोग ही तो एसडीजी पर काम करता है, उसने ही किया होगा। गलत है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है मॉस्पी के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 3 रिपोर्ट थी, तीनों रिपोर्ट यहाँ पर आपने देख लिया, तीनों रिपोर्ट का नाम दिया हुआ है। कौन पब्लिश कर रहा है, तो मॉस्पी पब्लिश कर रही है। कब किया गया, तो स्टैटिस्टिक डे जो कि 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन हमने इसको पब्लिश किया है। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उन बातों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा भाई क्या आप मुझे बता दो कि 2015-16 की तुलना में 2019-21 में कुल कितने लोग गरीबी में रह रहे हैं, या फिर क्या आंकड़ा है, ठीक है। क्या पर कह रहा है, क्या समझिएगा, गरीबी में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुष महिला बच्चे अगर सबको हम शामिल कर ले तो उनका जो रेशियो है उधर 15-16 में 24.85% था, अभी वो घट करके 14.96% हो चुका है, ठीक है। तो पहला जो हमारा एसडीजी है लक्ष्य क्या है, गरीबी हटाओ, ठीक है। हम लोग जीरो पॉवर्टी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमने 14.96% अब हमारे यहाँ पर केवल गरीब है, पहले 24.85% थे। ये एक अच्छा आंकड़ा दिखा रहा है, ठीक है। तो एसडीजी की प्रगति का आकलन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। किस ईयर में कंपैरिजन किया गया, 2015-16, 2019-21, ठीक है। 24.85% कम होकर के हो गया 14.96%, ठीक है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग को याद करने लायक है, एक पॉइंट आप लोग ये देख लो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है टोटल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सेदारी है वो अभी बढ़ चुकी है और 22.13% हो चुका है, ठीक है। 22.13% यहाँ पर हो चुका है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। 15 to 59 एज ग्रुप के जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है उसमें महिला और पुरुष का जो अनुपात है, ठीक है, वो इंक्रीज किया है। 2020-21 में 0.43 था, अभी बढ़ करके 2023-24 में 0.54 हो चुका है, ठीक है। 0.54 हो चुका है, 56 से 2 कम है बस यहाँ पर, ठीक है। 56 से 2 कम है यहाँ पर, बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और देखो 15 to 59 एज ग्रुप में जो श्रम बल भागीदारी दर है, ठीक है, जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो 2022-23 के 61.6% की तुलना में बढ़ करके 64.8% हो गया, ठीक है। मतलब मैं आपको इसमें चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत सब कुछ अच्छा अच्छा बताया गया है, ठीक है। सब कुछ अच्छा अच्छा यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। क्लियर हो, इतनी ही बातें बस ध्यान में रखो, ठीक है। इससे ज़्यादा याद नहीं होगा और याद होगा भी नहीं और एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ पर है सिमिलर, ठीक है। बस रिपोर्ट पब्लिश किसने की थी ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा भाई अगला देखो, अगला जो है वो है ईरेडा के संदर्भ में, ठीक है। एक संस्थान है उसका नाम है ईरेडा, ठीक है, ईरेडा, ठीक है। अब ईरेडा को लेकर के ईरेडा का बाउंडरी होता है, तो अभी क्या किया गया, सीबीडीटी आपकी एक संस्थान है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो कि आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी किया और उसमें ये बताया इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत एक सेक्शन, एक धारा है, इसका नाम है 54EC। 54EC है क्या, तो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट जो होते हैं, जो लंबी अवधि के निर्दिष्ट संपत्तियां होती हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें कुछ राहत यहाँ पर दी जाती है 54EC के अंतर्गत। तो अब वहां पर इरेडा बाउंड को भी शामिल किया जाएगा, ये बातें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। बस आपको यही बात ध्यान में रखना है, इरेडा बाउंड को भी अब टैक्स बेनिफिट स्टेटस के तौर पर सेक्शन 54EC में कवर कर लिया गया है। इतनी ही बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसके अतिरिक्त दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए अननेसेसरी है यहाँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए अननेसेसरी है। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, शर्तें जैसे ये है कि पहली बात कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरेडा में हमने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर, नहीं, इरेडा बाउंड में आप 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जिस साल ट्रांसफर होगा, उन दोनों साल का मिलाकर के 50 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आप उस पीरियड में कर देते हो तो आपको यहाँ पर जो टैक्स छूट है, जो टैक्स बेनिफिट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ,
इरडा जो ये संस्थान है, ठीक है, ये संस्थान या जो ये कंपनी है, ये कंपनी किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ठीक है, महारत्ना, मिनीरत्ना, नवरत्ना किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हो, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका नाम है एसएनपी, ठीक है, एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर करके एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि विश्व के बहुत सारे इकोनॉमीज को, विश्व के बहुत सारे कंपनियों को क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है कि भाई इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है कि खराब है, जो भी है उसको यहाँ पर डिफाइन करती है, ठीक है। अब उसमें देखो क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि भारत को, ठीक है, एसएनपी ने, ठीक है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग जो संस्थान है, इस संस्थान ने जो रेटिंग प्रोवाइड की है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट किया है। क्या इंप्रूवमेंट किया है, तो पहले भारत की जो रेटिंग थी वो BBB माइनस थी, ठीक है, उसको चेंज करके एसएनपी ने अब BBB कर दिया है, ठीक है। ये रेटिंग कैटेगरीज है बहुत सारी, ठीक है, तो भारत की लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB माइनस से BBB में शिफ्ट कर दी गई है। एक स्थान का यहाँ पर इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है, जो अल्पकालिक रेटिंग है, उस अल्पकालिक रेटिंग में क्या किया गया है, ठीक है, A3 से हमने A2 में कर दिया है, ठीक है, A3 से हमने A2 में कर दिया, ठीक है। तो दो बात क्लियर रखो भाई, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग, लंबा, लंबा क्या है, तो BBB लॉन्ग, 3 टर्म यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग एजेंसी जो है भारत की, जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है भारत की, वो BBB कर दी गई है, और जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है वो A3 से A2 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। प्लस लॉन्ग टर्म आउटलुक में इंडिया को स्टेबल कंडीशन में शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो अपडेशन हुआ है, ये जनवरी 2007 के बाद 18 वर्षों में पहली बार ऐसा अपडेट भारत को देखने को मिला है, ठीक है। इससे पहले कभी भारत को 17 साल में नहीं अपडेट किया गया, 18 साल में अपडेट नहीं किया गया था। अभी हमने 2007 के बाद से पहली बार भारत का ये अपडेट यहाँ पर देखा है कि भारत को BBB माइनस से हटा करके BBB में कर दिया गया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमने A3 में से A2 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 18 साल में पहली बार ऐसा अपडेट किया गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, सरकार इसको अपने वाहवाही के तौर पर लेगी, दिखाएगी, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो भाई और समझो, ये रिपोर्ट बताती है, एसएनपी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी बताती है कि फाइनेंशियल 2022 और 2024 के बीच में जो भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.8% रहा है, ठीक है, जो कि पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। इस बात को यहाँ पर बताया गया। फिर कहा जा रहा है कि आने वाले 3 वर्षों के लिए, अपकमिंग 3 ईयर्स के लिए, जो हमारा ग्रोथ रेट का अनुमान है वो 6.8% प्रति ईयर है, 6.8% प्रति ईयर। मतलब क्या, 2022-2024 के बीच में एसएनपी ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो 8.8% था, ठीक है। आने वाले 3 वर्षों के लिए 6.8% का यहाँ पर एक एस्टिमेट दिया गया, एक कल्पना बताई गई कि भाई इतना यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझो। सबसे बड़ी बात है कि भारत की रेटिंग में सुधार क्यों हुआ, प्रश्न पूछेगा, ये भारत की रेटिंग में सुधार क्यों किया एसएनपी ग्लोबल ने। तो एसएनपी बताती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। कैसे इंप्रूव हुई है, तो बता रही है कि सरकार अब अपने डेली खर्चों की जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसों को इन्वेस्ट कर रही है। सरकार का इस बार का जो टोटल खर्चा है, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, तो जीडीपी का 3.1% हम लोग कहां पर खर्चा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, कैपेक्स पर, पूंजीगत व्यय पर, कैपिटल निर्माण में हम लोग इस ऐसे पैसे को खर्चा कर रहे हैं, जो कि सरकार के इन्वेस्टमेंट के क्वालिटी इंप्रूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो ये एसएनपी ने बात बताई है, ये सब बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें कनेक्ट की जा रही है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को चीज समझ में आए, ठीक है। इतनी बातें दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, यहाँ पर 2 बातें और दी गई है। एक दिया गया है कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है हमारे 2025 में 83% से घट करके 78% पर आ गया है, ठीक है। 2025 में सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 78% रहा। इसके अलावा अगर हम केंद्र और राज्य दोनों को मिला दें और फिजिकल डेफिसिट को काउंट करें, राजकोषीय घाटा को काउंट करें, तो वो 7.3% से घट करके 6.6% पर आ चुका है। देखो 2 बातें समझना, मैं यहां पर फिजिकल डेफिसिट को, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को, जीडीपी को, रियल जीडीपी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि ये सारे टर्म स्टैटिक टर्म है। इन सारे टर्म को मैंने अपनी क्लास के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स जो मैंने पूरी सीरीज चली है रिवीजन क्लास के अंतर्गत, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। जितने बच्चे रिवीजन क्लास के होंगे उनको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी अभी हम लोग आगे देखें तो वो क्या होता है, ये सब बातें मैंने समझाई हुई है। बस इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखो भाई, कह रहा है यहाँ पर कुछ बातें और बता रहा है। कह रहा है कि राज्य का घाटा, ठीक है, जो स्टेट का जो डेफिसिट है वो 3-4 वर्षों में लगभग 2.7% रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब देखो, एक इसी प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उसका नाम है फिच। तो फिच ने भारत को बीबीबी माइनस, समझिएगा, S&P ग्लोबल में पहले हम बीबीबी माइनस में थे, हम इंप्रूव करके चले गए कहां पर, बीबीबी में। ठीक है, अच्छा, फिच एक संस्थान है, उसने भारत को अभी भी बीबीबी माइनस में रखा हुआ है, जो कि स्टेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत जो है स्थिर कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है, ध्यान रखना। अब देखो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि भाई ये बीबीबी रेटिंग का मतलब क्या है, ये A2 रेटिंग का मतलब क्या है, विकल्प दे देगा। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव करके बीबीबी कैटेगरी में शामिल किया है। इसका तात्पर्य है, 4 विकल्प देगा। ठीक है, तात्पर्य समझ लो। क्या कह रहा है कि बीबीबी रेटिंग का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, मीनिंग द कंट्री हैज एडुकेट कैपेसिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। मतलब सरकार के पास इतनी क्षमता है, देश के पास इतनी क्षमता है कि अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। ये होता है बीबीबी रेटिंग का मतलब। हाउएवर, अभी भी चूंकि भाई बीबीबी है, हम ए तो है नहीं, हम अभी कैटेगरी में डाउन है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ समस्याएं भी। हाउएवर, इट इज मोर सेंसिटिव टू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन कंपेयर टू हायर रेटेड सॉवरेंस। मतलब कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि बहुत स्टेबल हैं, उनके कंपैरिजन में अभी भी हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सेंसिटिव है। कुछ इश्यू होगा तो हमारे पर बहुत उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए हमारी रेटिंग को बीबीबी में शामिल किया गया है। तो बीबीबी रेटिंग का मतलब समझ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई सरकार का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो बहुत क्वालिटी का है। सरकार ने अपने कैपेक्स को इंप्रूव किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंप्रूव किया है, पूंजीगत व्यय को हमने इंप्रूव किया हुआ है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, सरकार रोड बना रही है, सरकार हाईवे बना रही है, सरकार स्कूल बना रही है, सरकार हॉस्पिटल्स बना रही है, सरकार ब्रिज बना रही है, सरकार सेंटर्स बहुत अच्छे बना रही है। ठीक है, ये क्या है, यही होता है कैपेक्स। तो कैपेक्स इज वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छी बात होती है। तो सरकार का कैपेक्स अच्छा है, इसका मतलब सरकार का इन्वेस्टमेंट क्वालिटी अच्छी हो रही है। प्लस दूसरी बात, सरकार के पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है अभी भी कि वो हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को, जो हमारी वित्तीय आवश्यकताएं उनको पूर्ति कर सकती है। विकसित भारत की संकल्पना जो हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि भाई ठीक है, एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में हम उसको थोड़ा सा दिक्कत हमारे साथ हो सकती है, इसीलिए रेटिंग को बीबीबी में रखा गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेटिंग हो गया। A2 रेटिंग समझो क्या है, जो कि आपका शॉर्ट टर्म रेटिंग है। A2 रेटिंग का मतलब ये कि जो कंट्रीज का ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, भाई कंट्रीज के जो टारगेट है, कंट्री की जो आवश्यकताएं है, सब अच्छे से चल रही है, आगे बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। लाइकली टू बी मीट, मतलब हम अपनी आवश्यकताओं की, हमारे जो लक्ष्य उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, बट आर समवट मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन कंपेयर टू द हायर रेटेड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। सेम चीज है, जो रेटिंग बीबीबी की है लॉन्ग टर्म के संदर्भ में, वही तात्पर्य आपका A2 में है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, कि यहां पर भी कोई एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन आएगी तो हमारे साथ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए बीबीबी रेटिंग और A2 रेटिंग का मतलब। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, ये टॉपिक अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे इन सारे टॉपिक में सबसे अधिक कहां से प्रश्न बन सकता है, तो इस टॉपिक से बन सकता है, इसके बाद जीएसटी रिफॉर्म वाला टॉपिक से बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, आप लोग समझना क्या कह रहा है। टॉपिक का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। अब देखो भाई, ये जो इंडेक्स है ये जारी अभी हुआ है, लेकिन है कब का, 2023-24 का इंडेक्स है। ठीक है, 2023-24 के डाटा के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरी बात, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया, तो इस रिपोर्ट को जारी किया नीति आयोग के द्वारा। किसके साथ मिलकर के, ध्यान समझिएगा, इस रिपोर्ट को नीति आयोग और उनके साथ साथ एक है डोनर मिनिस्ट्री। डोनर मिनिस्ट्री आप लोग जानते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको मैं कहता हूं डोनर मिनिस्ट्री। ठीक है,
डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री है, एक नीति आयोग, और इसके साथ साथ यूएनडीपी का टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहयोग, इन तीनों के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। ये इस इंडेक्स का सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन कब आया था? पहला एडिशन मेरे भाई आया था 2020-21 में, 2020-21 में पहला इंडेक्स आया था, और उसके बाद अभी ये दूसरा इंडेक्स आया है। प्रश्न क्या पूछेगा कि हाल ही में जारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। कब के लिए? 2023-24 के लिए। पहला कब आया था? 2020-21 में। जारी कौन करता है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूएनडीपी, ये तीन मिलकर के जारी करते हैं। अब समझना करते क्या है इस इंडेक्स के अंतर्गत। एक तो हमारा एसडीजी इंडेक्स है राष्ट्रीय स्तर पर, एक है केवल आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इसके अंतर्गत 8 राज्य शामिल होते हैं, जो टोटल 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स और एक आपकी सिक्किम। इन 8 राज्यों में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीजी को मापते हैं, ठीक है। तो इस बार इस रिपोर्ट के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, 8 राज्यों के 131 में से 121 जिले यहाँ पर आपके शामिल हैं, ठीक है। 131 में से 121 जिलों को कवर किया गया है। टोटल कवरेज 92% है। प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में जारी, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसडीजी इंडेक्स में सभी जिलों को शामिल किया गया? नहीं, सभी जिले शामिल नहीं है। 131 में से 121 जिले ही शामिल है, जो कि 92% है, ठीक है। पूरे शामिल नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा भाई, ये करता क्या ये इंडेक्स? तो भाई 0 से 100 में रेटिंग करता है, ठीक है। 4 कैटेगरी डिवाइड करता है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, जिसको आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अचीवर मतलब क्या कि भाई जो रेटिंग है वो 65 to 99 के बीच में है। फ्रंट रनर मतलब 50 से 64 के बीच में। परफॉर्मर मतलब सॉरी देखो, सॉरी, अचीवर मतलब रेटिंग 100, ठीक है। फ्रंट रनर मतलब 65 to 99 और परफॉर्मर मतलब 50 से 64, और अगर 50 से कम है तो मतलब एस्पिरेंट श्रेणी में यहाँ पर शामिल करते हैं। ये 4 कैटेगरी यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। क्लियर है 4 कैटेगरी? अब समझो कि जिन 131 जिलों में से 121 जिलों का हमने यहाँ पर सर्वे करके रिपोर्ट बनाया, उन 121 जिलों में से कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसने पूर्ण 100, पूर्ण 100 मतलब क्या? अचीवर कैटेगरी में शामिल हो। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो अचीवर कैटेगरी में शामिल हुआ। प्लस यहीं पर एक बात और समझना, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है जो 50 से कम स्कोर किया हो। मतलब क्या? एस्पिरेंट कैटेगरी में हो। मतलब इस पूरे इंडेक्स में 4 कैटेगरी बनाई गई थी, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट। तो सबसे ऊपर मतलब जो अचीवर है वो, और सबसे जो नीचे है एस्पिरेंट, इन दोनों कैटेगरी में कोई डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, और ऐसा भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसने खराब परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरी को हटा दो, बाकी बचा आपके पास 2 कैटेगरी, ठीक है। अब ध्यान समझना, 85% डिस्ट्रिक्ट मतलब 121 जिलों में से 103 जिले ऐसे हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में शामिल है। इसके अलावा 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, 103 प्लस 18 121 होता है, तो 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल किया गया है। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है इन 8 राज्यों में से जिसने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में बैलेंस्ड डेवलपमेंट को दर्शाया है, संतुलित प्रगति को यहां पर दर्शाया है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। संतुलित प्रगति को यहां पर दर्शाया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं बस एक चीज पोस्ट कर दूं, क्लास को लेकर आप लोग को मैसेज आ रहा है, बस ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो आप लोग को यहाँ पर एक बात समझनी है, ठीक है, वो बात आप लोग को यहाँ पर ये समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग के लिए। 121 जिले थे, 103 जिले फ्रंट रनर में, 18 जिले परफॉर्मेंस रेटिंग में शामिल है, ठीक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके सभी जिले अत्यंत बैलेंस डेवलपमेंट को दर्शा रहे हैं, ठीक है। सिक्किम में जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में डिफरेंस केवल 5.5 नंबर का है। मतलब एकदम बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा, सारे जिले उसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक नवीन उदाहरण है सिक्किम। तो प्रश्न पूछेगा, 8 राज्यों में से किस राज्य ने सबसे बैलेंस डेवलपमेंट को दर्शाया है? तो सिक्किम ने दर्शाया है, ठीक है। अच्छा भाई,
सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है हनाहथियाल। हनाहथियाल, ठीक है, हनाहथियाल, ये जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, ठीक है, हाथी से याद कर लो यार कि हाथी है तो सबसे उच्च स्कोर पर है, ठीक है। हनाहथियाल मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है। सबसे कम जो प्रदर्शन किया वो किसने किया, लोंगडिंग ने। अब नाम से आप लोग उसको भी याद कर सकते हो, कुछ ऐसा नाम याद कर लो जो याद हो जाए, मैं तो नहीं बोल सकता, याद कर लो आप लोग, ठीक है। लोंगडिंग जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर वाला डिस्ट्रिक्ट रहा है, मतलब 8 राज्यों में सबसे कम स्कोर वाला डिस्ट्रिक्ट रहा लोंगडिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सिक्किम सबसे बैलेंस्ड, मिजोरम का हनाथियाल सबसे ऊपर, अरुणाचल का लोंगडिंग सबसे नीचे, ठीक है। तो हाथी और लोंगडिंग ये दो चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा भाई, इस रिपोर्ट के संदर्भ में आपको अच्छे से पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न से पूछेगा कि सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसका रहा, तो सिक्किम करा, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी किया, क्या जारी किया, कब, कितने जिले शामिल थे, ये सारी बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी बातों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा आपके पास दो टॉपिक आप लोगों को और पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। क्या रहा कि एक रिपोर्ट आई है भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर के, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेकर के। रिपोर्ट बताती है कि भारत में क्या ग्रोथ रेट रहा है। बहुत सारे लोग आंकड़े यहाँ पर याद नहीं करेंगे, कुछ आंकड़े देखेंगे, जैसे कि देश की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट थी 2024-25 में वो 6.5% रही, ठीक है। 6.5% देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रही है, ऐसी बात बता रहा है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च नंबर पर है, ठीक है। ये बात केवल हम नहीं बोलते, ये बात वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी ऐसी बातें बोल रहा है कई बात से, ठीक है। आपने देखा, अपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने भारत को ग्लोबल उज्जवल बिंदु, मतलब ग्लोबल ब्राइट स्पॉट का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। भारत की ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है कि हम ग्लोबल ब्राइट स्पॉट, मतलब उज्जवल बिंदु के तौर पर अपने आप को देखा जा रहा है, ठीक है। अब समझो भाई, क्या रहा है कि भारत सरकार की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024-25 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6.5% था, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग ये बात ध्यान देनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ बात और ध्यान दोगे, ठीक है, तो 2025 में 6.3%, 2026 में 6.4% की दर से वृद्धि करेगा, ऐसी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इतनी बात समझ रहे आप लोग। तो 2024-25 का क्या है, 6.5%, 2025 6.3, और 26 6.4%, ठीक है। इतने आंकड़े आप लोग को यहाँ पर देखने हैं, याद करने हैं। इसमें कुछ बिंदु है जो कि हम लोग देखेंगे, हालांकि ये पॉइंट्स हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ भी एक बार देख लो। पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम कुल एफडीआई की बात करें, कुल एफडीआई प्रवाह की बात करें, तो सबसे अधिक जो एफडीआई आया वो किस सेक्टर में आया, ठीक है, वो आया है आपका, वो आपका है सर्विस सेक्टर में, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, और फिर ट्रेडिंग में, ठीक है। प्रश्न पूछा आपको, ये ऑर्डर में अरेंज करने को देगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी फ्लो हुआ, तो सर्विस सेक्टर में। उसके बाद कहां पर हुआ, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। उसके बाद कहां पर हुआ, ट्रेडिंग में, ठीक है। अच्छा, आया कहां से, इक्विटी फ्लो किस कंट्रीज के साथ सबसे ज्यादा रहा, तो सिंगापुर नंबर 1 पर, मॉरिशस नंबर 2 पर, यूएसए नंबर 3 पर, ठीक है। तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, ये 3 चीज याद रखनी है। सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ट्रेडिंग, ये 3 आपको ऑर्डर यहाँ पर भी याद करना है, ठीक है। ये 3 ऑर्डर बस हम लोग याद करेंगे, और इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करेंगे। अच्छा, और देखो भाई, क्या रखें, अगर हम एफडीआई इक्विटी फ्लो की स्टेट वाइज बात करें, सबसे ज्यादा कहां पर आया, किस स्टेट में आया, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है, दिल्ली नंबर 3 पर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली। आपको गुजरात कहां पर है, गुजरात नंबर 4 पर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, चूंकि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल वहां पर माना जाता है, ऐसा, ठीक है, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, ये ऑर्डर आप लोगों का स्टेट वाइज है, ठीक है। तो ये 3 आंकड़े आपको इस रिपोर्ट से याद करने हैं, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो, ध्यान समझना, डेट याद कर लेना, 20 जून 2025 में 697.9 बिलियन यूएस डॉलर है। ये आपकी रिसेंट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो याद कर लेना 697.9 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेन रिजर्व करेंसी, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो हमारे पास इतना है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। अच्छा भाई, अब अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को और ध्यान में रखें, जो कि हम लोग को यहाँ पर याद करना चाहिए, वो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ठीक है। पहली बात क्या रहा है, समझिएगा आप लोग कि भारत का जो बाह्य ऋण है, जो एक्सटर्नल डेप्ट है, वो मध्यम स्तर पर है, मीडियम लेवल पर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर कह रहा है जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो 2024-25 में जितना था उसके, मतलब वो एक हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। 824.9 बिलियन यूएस डॉलर हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट लेवल है 2024-25 का अभी तक का, ये बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस सेक्टर ने किया, तो सर्विस सेक्टर है, ठीक है।
सेवाओं का निर्यात एक प्रमुख योगदान करता है यहाँ पर बना हुआ है, बात को आप लोगों को, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, मैं रिवीजन करा दूंगा अभी, निश्चिंत रहना, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोग देख लो आज का इस क्लास का, वो लास्ट पॉइंट है जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। अभी हाल ही में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा आया, ठीक है। वो आंकड़ा क्या कह रहा है ना समझना, मैंने आपसे कहा ना कि देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, अभी हमने देखा था, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को उसके 8 साल पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा, इस 8 सालों में हुआ क्या समझिएगा आप। इस बार का हमारा जो जीएसटी ग्रॉस कलेक्शन है, सकल संग्रह है, वो 22.08 लाख करोड़ रुपए है, ठीक। इतना करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन, आप जो पैसे पे करते हो 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। आप 99 रुपए दे रहे हो, आप सब ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू के लिए बैच लेते हो मानो, ठीक है। 1000 एमसीक्यू हमारा बैच है, मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम टॉपिक में आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उनके साथ देखो फैक्ट को याद कर पाना, अभी आज क्लास में हमने कितने सारे फैक्ट देखे, याद होंगे नहीं याद होंगे, कैसे याद करना है, तो जब हम उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं तो चीजें हमको याद होती है, ठीक है। उसी के अंतर्गत आप लोगों को मैं 1000 एमसीक्यू, हमारी जो पूरी टीम है 1000 एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, और उस 1000 एमसीक्यू में जो लेटेस्ट 500 एमसीक्यू वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो रिसेंट की जो अभी हम लोग अपडेटेड क्लास कर रहे हैं ना वहां से लेकर के बनाए गए हैं, और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पीडीएफ है, 99 रुपए फीस है। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि जैसे जो भी फीस आप लोग करते हो उस पर 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो इस माध्यम से जो जीएसटी पैसे आ रहे हैं उनका जो टोटल कलेक्शन है वो 22.08 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर रहा है सरकार, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ गए। अब देखो भाई, ये जो कलेक्शन है ये पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की इंक्रीमेंट या फिर वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। मासिक संग्रह जो हमारा रहा वो एवरेज 1.8 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हमारे पास रहा है, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। इस बातों में कुछ बातें आप लोगों को और यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, जो बातें कह रही है क्या ना समझिएगा। कह रहा है कि 2020-21 के दौरान जो हमारा टोटल कलेक्शन था 2020-21 में, ठीक है, वो 11.37 लाख करोड़ रुपए था। अभी कितना है, अभी हमारे पास टोटल कलेक्शन है 22.08 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो हम 11 लाख करोड़ से हम 22 लाख करोड़ पर आए हैं जीएसटी कलेक्शन में, कितने समय में, 2020-21 से 2025 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये आंकड़ा भी दिया गया है, क्या कह रहा है, 2020-21 में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन था वो 11.37 लाख करोड़ था, 2024-25 में कितना है 22.08 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इंडिया ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात हो रही है, 22.08 लाख करोड़ रुपया, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद करके रखना, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ये पीआईबी से मैंने सोर्स से आंकड़ा लिया हुआ है, कह रहा है कि पूरे भारत में इस समय 1.51 करोड़ एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे पास है देश के अंतर्गत, जो लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। मतलब जीएसटी कौन पे कर रहा है, जो कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जीएसटी पोर्टल के अंतर्गत, वो वैसी 1.51 करोड़ कंपनियां हैं जो कि एक्टिवली जीएसटी पे कर रही हैं, ठीक है। इतनी कंपनियां यहाँ पर बताई जा रही है, सरकार का बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये दो आंकड़े आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए कि 22.08 लाख करोड़ और 1.51 करोड़ एक्टिव रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जीएसटी का है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब इसके बाद के जो टॉपिक है आप लोगों के, वो सारे टॉपिक हमने इससे पहले की क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो वो आप लोगों को वहां से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक रिवाइज कराता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक नया प्रश्न दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है, मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई, जो रिस्ट्रक्चरल पीएम स्वनिधि स्कीम, उसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जो लोन पीरियड है उसको 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया, सही बात है, ठीक है। हमने देखा था कि इसमें 50 लाख नए बेनिफिशियरीज को शामिल किया जा रहा है, टोटल संख्या 1.15 करोड़ की है, वेरी गुड, ये भी हमने देखा था। इसके अंतर्गत जो पहली किस्त है उसको 10,000 से बढ़ा करके 15,000 किया गया था, सेकंड किस्त को 20,000 से बढ़ा करके 25,000 किया गया था, ये 2 पॉइंट हमने देखा था, ये भी सही है। लेकिन थर्ड किस्त जो है उसको नहीं बढ़ाया गया है, थर्ड किस्त आपकी 1 लाख नहीं 50,000 रुपए की ही है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, 1, 2, 3 यहाँ पर आप लोगों के सही थे, इसका आंसर आ गया ए विकल्प। क्लियर हो? अच्छा चलो, मैं आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ पर और दे रहा हूं जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न ये वाला, चलो सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्ट्रक्चर्ड पीएम स्वनिधि योजना, इसके संदर्भ में 4 विशेषताएं दी गई हैं इसके बारे में। पहला विशेषता कह रहा है कि इसमें
इंक्रीज्ड लोन अमाउंट, मतलब ऋण राशि की वृद्धि की गई है सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, कि क्रमिक किस्तों में हमने ऋण राशि की यहाँ पर कुल मात्रा में वृद्धि की है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर हम रुपे लिंक्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, कह रहे कि डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव दिया जा रहा है, डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन दिया जा रहा है 1600 रुपए का, ठीक है, किसके लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, की बात है भाई। चलो चौथा पॉइंट कह रहा है कि कवरेज एक्सपेंशन टू सेमी अर्बन एंड पेरी अर्बन एरिया, योजना का विस्तार अर्ध शहरी एवं परिशहरी क्षेत्रों तक किया जा रहा है। ये एक प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, मतलब ठीक है ना। अब आप लोगों को ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब मैं आप लोगों को आज के पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में रिवाइज कराऊंगा ताकि चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रहे। चलो भाई खुल जा, पीडीएफ क्या हुआ, ओके वेरी गुड। देखो मैंने पहले बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत टोटल 96 लाख लोन दिया गया, कितने लोगों को, तो 68 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये लोन दिया गया है। कितना रुपए, 13,797 करोड़ रुपए दिया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो निधि थी, पीएम स्वनिधि योजना जो थी वो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए थी, इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। कुल कितना खर्चा बढ़ा, 7,332 करोड़ रुपया। इसमें 50 लाख नए अभ्यर्थी शामिल होंगे, नए लाभार्थी शामिल होंगे, कुल संख्या होगी 1.15 करोड़ रुपए, ठीक है। कौन करा रहा है, तो महुआ मिनिस्ट्री, ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा विभाग जो है, ये दोनों मिलकर के इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहले किस्त में क्या किया जा रहा है भाई, तो 10,000 से बढ़ा करके 15,000, दूसरे में 20 से 25, तीसरे में 50,000 दिया जा रहा है। डिजिटल कैशबैक यहाँ पर दिया जा रहा है 1,600 रुपए का, ठीक है। हमने देखा था ये स्कीम 1 जून 2020 को आई थी, तो ये स्कीम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमने यहाँ पर पॉइंट और देखा था कि यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर, रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसको हम लोग इस पूरे स्कीम को हम लोग, ठीक है, जनसंख्या कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक एक्सटेंड करने पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई इतने पॉइंट आपने देख लिया। अब अगले पॉइंट यहाँ पर ध्यान समझो कि और आपका टॉपिक यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इनकम टैक्स एक्ट 2025। हमको पता कि 1961 का पहला अधिनियम था, उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, उस अमेंडमेंट नहीं, उसको हमने हटा करके रिप्लेस करके नए अधिनियम बनाया, उसका नाम है आयकर अधिनियम 2025, ठीक है। 21 अगस्त 2025 को इसको सरकार, राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पर, तो अब ये कानून बन चुका है, ठीक है। उद्देश्य 3 था हमारा, सरलीकृत भाषा करना, भाषा को सिंपल करना ताकि आम व्यक्ति को समझ में आए, ठीक है। टैक्स जो आपका असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको टैक्स ईयर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या किया गया, डिजिटल एरा के संदर्भ में कुछ यहाँ पर जो डिजिटल वर्चुअल स्पेस है, जैसे आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया, आपका क्लाउड सर्वर, इन तक टैक्स ऑफिशियल्स की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज किया गया है ताकि टैक्स इविजन को रोका जा सके, ठीक है। और समझिएगा आप लोग, कुल 536 सेक्शन से धाराएं, 23 अध्याय, 16 शेड्यूल्स है, ठीक है। इतने में बैजन पांडा की कमेटी थी, इस कमेटी ने इस पर कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसके आधार पर इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। अब देखो भाई 65 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा चेंज किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है ये, इस बात को ध्यान रखना। इसमें हमने टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स, जो आप एलआरएस स्कीम के अंदर जो रेमिटेंस विदेश में भेज रहे थे, जो पैसा विदेश में भेज रहे थे, अगर वो एजुकेशनल सपोर्ट के तौर पर है तब उस पर टीसीएस नहीं घटेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। और बस इसमें तो ये टॉपिक था। अगला टॉपिक आप लोगों का था जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक। मैंने क्या याद कराया था कि 56 इंच का जो सीना है उसमें 56वीं बैठक हुई, और जीएसटी काउंसिल आपका आर्टिकल 279A के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से निर्मित किया गया था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुआ था, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अभी नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म फिर बचत उत्सव यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, कब से, 22 सितंबर से, 22 सितंबर से स्टार्ट किया गया। रिसेंट का, बहुत रिसेंट का आंकड़ा है, बहुत रिसेंट डाटा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमने क्या किया कि 4 टियर जो टैक्स रेट सिस्टम था उसको हमने कम करके 2 टियर में कन्वर्ट किया है, 2 स्तर बनाया हमने, 5% का, 18% का। 5% का मेरिट रेट है, 18% का स्टैंडर्ड रेट है। इसके बाद कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% का एक डीमेरिट रेट यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। आम व्यक्ति के जो यूज करने की चीजें हैं, या तो वो 5% के दायरे में है, या तो वो 0% दायरे में। जैसे कि आम व्यक्ति के हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान, इस पर जीएसटी को कम करके 5% कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा खाने पीने के जो सामान है जनरली, जैसे कि दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना, पनीर, इन पर टैक्स जीएसटी कम करके 0% कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड पर जीएसटी 0% कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड है, जैसे कि
नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, इन पर जीएसटी कम करके 5% कम कर दिया, 5% कर दिया गया। ठीक है, कार पर और बाइक पर एक स्पेसिफिक कार और बाइक पर 28% के टैक्स को कम करके 18% का जीएसटी यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, 28% तो हट भी गया ना, 28% बचा ही नहीं है। ठीक है, 18% जीएसटी यहाँ पर कर दिया गया। इसके अलावा बस, ट्रक, एम्बुलेंस, इस पर जीएसटी 18% कर दिया गया है। ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू, निशान सारा वाला जो सामान है सारा, ठीक है, अनमैन्युफैक्चरिंग तंबाकू, बीड़ी, इनको छोड़ करके बाकी सभी पर जीएसटी रिफॉर्म को लागू कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो भाई, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि जीएसटी काउंसिल के यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं, आप सबने कमेंट में नहीं बताया है, तो जल्दी से बता दो। ठीक है, ये काम मैं बताऊंगा नहीं, ये देखो मैंने सारा बता दिया, मैंने ये तो नहीं बताने वाला आपको, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ था, उसके 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें हमारा टारगेट है कि हर एडल्ट के पास हम एक बैंकिंग अकाउंट दें। ठीक है, उसके लिए पीएम जनधन योजना स्टार्ट किया गया है। 2018 का टारगेट था हर परिवार को, टारगेट कर दिया गया हर वयस्क को, हर व्यक्ति को हम यहाँ पर इस पर फोकस करें। ठीक है, इसमें ध्यान देना आप लोग, टोटल 56 इंच का सीना है, तो 56.16 करोड़ अकाउंट्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं। कुल कितना जमा शेष यहाँ पर है, तो मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि देखो दो आंकड़ा मैंने देखा है, एक आंकड़ा है 2,67,756 करोड़ का, एक आंकड़ा है 26 लाख करोड़ का। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि सही आंकड़ा क्या है, मैं भी देख करके शॉर्ट्स पर बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो 2,67,756 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका कुल जमा शेष है, ये आप देख लेना। जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट है 2015 की तुलना में 3 गुना, और जो टोटल पैसे हैं जो जमा है वो 2015 की तुलना में 12 गुना बढ़ा है। ठीक है, प्रति खाता औसत जमा 4,768 रुपए है, जो इस बात को दिखाता है कि जो एक्टिव यूजर्स हैं इन अकाउंट्स के, उनमें सेविंग हैबिट्स बढ़ी है, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, टोटल 56.16 करोड़ अकाउंट्स में से 56%, फिर 56% यहाँ पर आप लोगों को आ रहा है, 55.7% अकाउंट्स महिलाओं के हैं, वहीं पर 67.7% अकाउंट आपके ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जो रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है उस पर एक्सीडेंटल बीमा कवर होता है। अगर 2018 से पहले का अकाउंट है तो 1 लाख रुपए बीमा कवर होगा, अगर 2018 के बाद का अकाउंट है तो 2 लाख बीमा कवर यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर 10,000 रुपए का दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें बस आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई, और देखो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, हमने टारगेट क्या बताया आपको कि भाई देखो 2024-25 में एक स्कीम आया था, उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्लियर हो, 2 लाख करोड़ का वो स्कीम था। इस स्कीम के एक पार्ट के तौर पर 1 लाख करोड़ की एक स्कीम स्टार्ट की है, उसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। लक्ष्य क्या है, तो आने वाले 2 वर्ष मतलब 2025 के बाद 2027 तक हम 3.5 करोड़ लोगों को नए रोजगार 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, रोजगार सृजन करेंगे, जिसमें से 1.92 करोड़ लोग पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होने वाले होंगे। अच्छा भाई, अब चूंकि पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन दे रही है। क्या करिए, सरकार ने इस स्कीम को 2 पार्ट में कर दिया, भाग ए भाग बी। भाग ए किसके लिए, जो नया व्यक्ति पहली बार वर्कफोर्स में शामिल हो रहा है। अगर आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करते हो तो आपको 15,000 रुपए का टोटल अमाउंट 2 किस्तों में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रोत्साहन देने के तौर पर। ठीक है, 6 महीने 12 महीने के पश्चात होगा, कुछ उसके शर्तें वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा भाग बी में क्या है, भाग बी में यह है कि जो नियोक्ता है, जो जॉब देने वाला व्यक्ति है, उसको भी सरकार प्रति नए व्यक्ति, जो नए वर्कफोर्स में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनको जॉब दिया जाता है तो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह यहाँ पर आप लोगों को उन नियोक्ताओं को, जैसे अगर मैं जॉब दे रहा हूँ किसी को, तो हमको वो 3,000 रुपए प्रति माह सरकार प्रोत्साहन के तौर पर कुछ पैसे देगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हो। तो भाग ए भाग बी क्लियर समझ क्या है। अच्छा भाई, अब देखो, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं अगला टॉपिक, एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट। ठीक है, तो फ्रेमवर्क रिपोर्ट में एक फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एक फ्रेमवर्क रिपोर्ट है और एक डेटा स्नैपशॉट है। ठीक है, 3 प्रकार की रिपोर्ट है। स्टैटिस्टिक डे जो कि पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है 29 जून, उस दिन से स्टार्ट, उस दिन जारी किया गया था। कौन जारी किया था, बस यही कंफ्यूज नहीं करना है। एसडीजी पढ़ करके नीति आयोग नहीं मारना है, मॉस्पी मारना है आप लोगों को, सांख्यिकी मंत्रालय मान रहा है। ठीक है, उस मंत्रालय ने बताया कि भाई देखो हमारे यहाँ पर जो गरीबी लोगों का अनुपात है उधर 19-21 में 14.96% रहा, कम 15-16 कंपेरिजन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा क्या रहा, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बढ़ चुका है, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़कर के 0.54 हो चुका है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, श्रम बल भागीदारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो भी बढ़ चुका है,
पहले 61.6% था, 2023-24 में बढ़कर 64.8% हो गया है। इतनी बातें बस आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। इरेडा बांड को हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, ठीक है, जो धारा 54 EC है उसमें छूट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। तो यहाँ पर उस छूट में इसको शामिल किया गया इरेडा बांड को। अगर आप यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा कि जो इरेडा संस्थान है वो किस में आएगा, वो महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना किस में आएगा, ये बात आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अच्छा भाई, और देखो अगला कि S&P ने भारत की जो ग्लोबल जो सॉवरेन रेटिंग है उसको बढ़ाया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले में बढ़ा करके BBB माइनस से BBB कर दिया है। इसका मतलब क्या, मैंने आप लोगों को समझाया था। शॉर्ट टर्म वाले में A3 से बढ़ा करके A2 कर दिया है, ठीक है। दो बातें बहुत क्लियर है। हम स्टेबल कैटेगरी में शामिल है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 18 वर्षों में पहली बार हमारी रेटिंग को बढ़ाया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा भाई, ये S&P बताती है कि 2022-24 में जो भारत का रियल GDP ग्रोथ रेट था वो 8.8% रहा है, जो कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में हाईएस्ट है, ठीक है। आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए हमारा अनुमान है वो 6.8% का है, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। क्या रखे, जो डेब्ट टू GDP रेशियो है हमारा 2025 में 78% रहा, जो कि कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चूंकि हमारा बढ़ा है, जो कि GDP का 3.1% है, इसीलिए सरकार का जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बढ़ा है, इसीलिए हमारी रेटिंग यहाँ पर इंक्रीज की है, ठीक है। अच्छी बात है, चलो। अच्छा, बस इतने पॉइंट देख लेना। इसके अलावा फिर हमने आपको एक सबसे लेटेस्ट टॉपिक पढ़ाया था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। दूसरा बार जारी किया गया 2023-24 के लिए, ठीक है। 2020-21 में पहली बार आया था। 3 संस्थान, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP, इन तीनों ने मिलकर के 8 राज्यों के 121 जिले, 131 जिले कुल हैं, उसमें से 121 जिलों के लिए जारी किया गया है। सिक्किम सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्टेट रहा, मतलब कि उसके सभी जिले मैक्सिमम और हाईएस्ट का जो डिफरेंस है वो 5.5 मार्क्स का केवल है। तो बहुत बैलेंस्ड डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4 कैटेगरी था, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। इनमें अचीवर मतलब सबसे अच्छे पर कोई नहीं है, एस्पिरेंट सबसे कम पर कोई नहीं है। बीच के 2 में सारे शामिल यहाँ पर हैं। बीच के 2 में भी आप देखोगे तो 103 जिले आपके फ्रंट रनर में है, जबकि 18 जिले आपके परफॉर्मेंस रेट में यहाँ पर शामिल किए गए, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो रेटिंग मिला वो मिजोरम के हाथी मतलब हना हाथियाल को मिला है, और सबसे कम स्कोर अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग को मिला है, ठीक है। ये 2 बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पर और याद करा दे रहा हूँ मैं, वो पॉइंट ये है कि हमारा जो FDI इक्विटी फ्लो रहा वो सिंगापुर सबसे अधिक, फिर मॉरिशस, फिर USA, ठीक है। सेक्टर वाइज बताऊं तो सर्विस सेक्टर, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, फिर आपका ट्रेडिंग, ठीक है। स्टेट वाइज बताऊं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ठीक है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व करेंसी है वो 697.7 बिलियन US डॉलर है, जो कि बहुत रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा 700 को भी क्रॉस किया था एक समय पर, लेकिन 20 जून 2025 जब ये आंकड़ा यहाँ पर नोट किया गया है उस समय 697.9 बिलियन US डॉलर का आंकड़ा हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, और क्या यहाँ बताना, GST कलेक्शन। देखो GST कलेक्शन पिछले साल हमारा 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% इंक्रीज को दर्शाता है। हमारे पास जो टोटल एक्टिव GST रजिस्ट्रेशन है वो 1.51 करोड़ है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 1000 MCQ की सीरीज आप लोगों को करनी ही करनी है, सब लोग उसको ज्वाइन कर लो भाई, अपने में शानदार सीरीज है, ठीक है। 99 रुपए फीस है, बेहद बेहद नॉमिनल फीस है भाई मेरे, ठीक है। और इससे आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है तो बेस्ट सोर्स है हमारा ये MCQ सीरीज, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने बताना कि जो मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया वो कैसा रहा। साइंस की क्लास मैं ही खुद लूंगा आप लोगों के लिए, तो साइंस का भी आप लोगों को फीडबैक पहले ही दे देना कि साइंस में आप लोग मेरे से क्या उम्मीद यहाँ पर करते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।